नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की पहली खबर पृथ्वी विज्ञान से संबंधित है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में डेंट के विभाजित होने की आशंका व्यक्त की है। ये डेंट, जिसे दक्षिण अटलांटिक विसंगति या साउथ अटलांटिक एनोमली भी कहा जाता है। डेंट पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में असामान्य रूप से एक दुर्बल क्षेत्र होता है। ये सूर्य से आने वाले आवेशित कणों को सामान्य अवस्था के विपरीत पृथ्वी की सतह के अधिक निकट पहुंचने में सक्षम बनाता है। दरअसल दक्षिण अमेरिका से लेकर दक्षिणी अटलांटिक महासागर यानी अफ्रीका के दक्षिण में इसके पश्चिमी हिस्सों तक इस दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का अवलोकन किया गया है। हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि साउथ अटलांटिक एनोमली का पश्चिम की ओर विस्तार हो रहा है तथा ये 2 खंडों में विभाजित हो रही है। इस वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्षीण हो सकता है और इसके कई प्रभाव हो सकते हैं, जैसे साउथ अटलांटिक एनोमली के ऊपर गमन करने वाले निम्न भूकक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट वाले उपग्रहों को सौर कणों से क्षति पहुंचेगी, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और ये उपग्रह स्थायी तौर पर खराब हो सकते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के उपकरण भी प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि साउथ अटलांटिक एनोमली पृथ्वी के कोर की 2 विशेषताओं से उत्पन्न हुआ है। पहला, चुंबकीय अक्ष का झुकाव और दूसरा, इसके बाह्य कोर में पिघली हुई धातुओं का प्रवाह। हालांकि अभी तक साउथ अटलांटिक एनोमली के कमजोर होने की वजह से पृथ्वी की सतह पर कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं दिखा है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस ग्रह के चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो सूर्य से आने वाले आवेशित कणों को रोकता और उनका प्रग्रहण यानी ट्रैपिंग करता है। आपको बता दें कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र धात्विक और तरल बाह्य कोर की वजह से निर्मित हुआ है, जो धरातल से लगभग 3000 किलोमीटर की गहराई पर अवस्थित है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX को ग्रीन मार्केट शुरू करने के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग से स्वीकृति प्राप्त हुई है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM अनुबंधों में लेन देन के लिए IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को स्वीकृति प्रदान कर दी है। GTAM नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापार के लिए एक विशेष मंच प्रदान करेगा और ये नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम भौतिक व्यापार को भी संभव बनाएगा। ये जानना जरूरी है कि ग्रीन मार्केट हरित ऊर्जा के व्यापार के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार जिन संस्थाओं पर नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों से ऊर्जा खरीदने का दायित्व है, वे इस एक्सचेंज के माध्यम से अपने नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगी। इससे पहले पवन या सौर कंपनियों से नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र का क्रय करने वाली बाध्य संस्थाएं ये दावा नहीं कर सकती थी कि उन्होंने अपने RPO यानी नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों को पूरा कर लिया है। साथ ही सौर और गैर सौर RPOs की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए सौर तथा गैर सौर ऊर्जा के लिए अलग अलग अनुबंध होंगे। आइए अब इस कदम के लाभों को समझते हैं। ये विद्युत के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए रियल टाइम मार्केट के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण को समर्थन प्रदान करेगा। ये राष्ट्रीय हरित क्षमता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा और उपभोक्ताओं के लिए एक विकल्प की सुविधा प्रदान करेगा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का विनियमन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा किया जाता है। ये विद्युत के भौतिक वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र के लिए एक राष्ट्रव्यापी व स्वचालित व्यापार मंच प्रदान करने वाला देश का प्रथम और सबसे बड़ा ऊर्जा विनिमय केंद्र है। अगली खबर पर्यावरण में प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों से संबंधित है। अटलांटिक में प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति हमारे अनुमान की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक गंभीर है। एक नए अध्ययन में ये अनुमान व्यक्त किया गया है कि अटलांटिक महासागर में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की मात्रा 11.6 से 21.1 मिलियन टन के बीच है। प्रदूषण की ये मात्रा पूर्व के अनुमान की तुलना में बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार प्रत्येक वर्ष महासागरों में कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक प्रवेश करता है। ये प्लास्टिक प्रदूषण सतही जल से लेकर गहरे समुद्री तलछटों तक संपूर्ण समुद्री मलबे के लगभग 80% हिस्से के बराबर है। माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये आकार में 5 मिलीमीटर से भी कम होते हैं। आइए अब जानते हैं प्लास्टिक के महासागरों तक पहुंचने का मार्ग क्या है। दरअसल तटीय एवं अंतर्देशीय क्षेत्रों से नदी और वायुमंडलीय परिवहन द्वारा ये महासागरों तक पहुंचते हैं। अवैध निपटान गतिविधियों द्वारा,
साथ ही जहाजों से समुद्र में प्रत्यक्ष रूप से कूड़ा करकट फेंकने और मत्स्य तथा जलीय कृषि गतिविधियों द्वारा भी ये महासागरों में प्रवेश करते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। चूंकि प्लास्टिक का प्राकृतिक रूप से विघटन होने में सैकड़ों हजारों वर्षों का समय लगता है, जिससे ये समुद्री जीवन, समुद्री स्वच्छता, तटीय पर्यटन और यहाँ तक कि मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है और मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं, जैसे 1972 का लंदन कन्वेंशन, जिसे अपशिष्ट और अन्य पदार्थों के निस्तारण से समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर अभिसमय भी कहते हैं, और वर्ष 1978 का जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय संबंधी प्रोटोकॉल। अगली खबर भारत की आर्थिक समीक्षा से संबंधित है, जो कि विश्व बैंक द्वारा की गई है। विश्व बैंक ने अपनी छमाही इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट का प्रकाशन किया। इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी के 6.6% तक हो जाएगा और वित्त वर्ष 2022-23 में ऋण जीडीपी अनुपात बढ़कर लगभग 89% पहुंच जाएगा। हालांकि इस रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि भारत को वर्तमान आर्थिक गिरावट से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में सुधार की गति बनाए रखने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे राजकोषीय सुधारों का सुदृढ़ीकरण। इसके तहत सब्सिडियों का पुनर्मूल्यांकन और अधिक गैर कर राजस्व सृजित करना। इसके अलावा घरेलू और बाहरी उधारियों यानी बोरोइंग्स दोनों का मूल्यांकन करना। नए उधार के पुनर्भुगतान को विनिवेश प्राप्तियों से संबद्ध करना। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे वित्तीय क्षेत्र की सुरक्षा जाल को सुदृढ़ करना, ऋण पुनर्संरचना यानी डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग और दिवाला यानी इंसॉल्वेंसी के लिए विनियामकीय व संस्थागत ढांचा निर्मित करना। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए हाल ही में आरंभ की गई तरलता योजनाओं को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना। इसके अलावा पूंजी बाजार में मजबूत सुधार के लिए भी सुझाव दिए गए हैं, जैसे दीर्घकालिक वित्त के धन जुटाने के लिए संस्थागत निवेशकों से संबंधित निवेश दिशा निर्देशों की समीक्षा करना और परिसंपत्ति देयता असंतुलन के मुद्दों का समाधान करना। साथ ही वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में विद्यमान अंतराल को समाप्त करने के लिए फिनटेक को मुख्य धारा में लाना। आवश्यक ऋण एवं तरलता तक फर्मों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज की पहुंच स्थापित करने में सहायता प्रदान करना। बाजार की विकृतियों को कम करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए धीरे धीरे वैधानिक आवश्यकताओं को न्यून करना। सामाजिक सुरक्षा के तहत शहरी निर्धनों के लिए नकदी अंतरण और बीमा समर्थन में वृद्धि करना और सामाजिक सुरक्षा के लिए गहन जवाबदेही और संस्थागत अभिसरण को बढ़ावा देना। अगली खबर केंद्र सरकार के एक बेहद अहम निर्णय से संबंधित है। सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए को स्वीकृति प्रदान की है। आइए जानते हैं एनआरए की प्रमुख विशेषताएं। आरंभ में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में ये पद कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और इंस्टीट्यूशनल ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस द्वारा भरे जाते हैं। आगे चलकर इसे चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया जाएगा। स्नातक, उच्चतर माध्यमिक और मैट्रिक पास उम्मीदवारों के लिए अलग अलग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्राप्तांक 3 वर्ष के लिए मान्य होंगे। हालांकि उम्मीदवार इस परीक्षा में पुनः उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को स्वीकार किया जाएगा। ये 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी और इसका आयोजन वर्ष में एक बार होगा। एनआरए के क्या क्या लाभ होंगे? इससे छात्रों की अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे उनके कीमती समय और संसाधनों की बचत होगी। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उम्मीदवारों और निर्धन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंच में वृद्धि होगी, क्योंकि ये परीक्षा प्रत्येक जिले में आयोजित की जाएगी। इससे चयन में सरलता, नौकरी प्राप्त करने में सुगमता, सुखमय जीवन यापन और त्वरित भर्ती निश्चित होगी। आइए अब जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। उचित और लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2020-21 के लिए गन्ने के एफआरपी को स्वीकृति प्रदान कर दी है। एफआरपी वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों द्वारा किसानों से गन्ना खरीदा जाता है।
इसका निर्धारण गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत किया जाता है। गन्ने के लिए मुख्यतः दोहरी मूल्य व्यवस्था विद्यमान है। पहली है उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRP। इसकी घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की संस्तुतियों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। दूसरी व्यवस्था है राज्य परामर्श मूल्य यानी स्टेट एडवाइज्ड प्राइजेस, जिसकी घोषणा राज्यों द्वारा की जाती है। ये सामान्य तौर पर FRP से ज्यादा होते हैं। छात्रों में सीखने की क्षमता को बेहतर करने संबंधी दिशा निर्देश। ये दिशा निर्देश भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने लॉकडाउन के दौरान और उसके उपरांत छात्रों के मध्य अधिगम यानी सीखने के अंतराल और क्षति से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए इन दिशा निर्देशों को तैयार किया है। इसके अलावा इन दिशा निर्देशों से उन बच्चों को भी सहायता मिलेगी जिनके पास शिक्षकों या स्वयंसेवकों के माध्यम से घर पर सीखने का अवसर प्राप्त करने के लिए डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं है। प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। इसकी स्थापना उत्तराखंड के उत्तरकाशी वन प्रभाग में की जाएगी। इस संरक्षण केंद्र का निर्माण उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ इसकी परियोजना सिक्योर हिमालय के एक भाग के रूप में किया जाएगा। सिक्योर हिमालय का उद्देश्य आजीविका संवर्धन, संरक्षण, संधारणीय उपयोग और उच्च श्रेणी के हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली करना है। ये परियोजना हिम तेंदुओं और हिमालय में पाई जाने वाली अन्य एंडेंजर्ड प्रजातियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण से भी संबंधित है। IUCN की सूची में हिम तेंदुए वल्नरेबल की स्थिति में आते हैं। फूलडुंग साई ये त्रिपुरा मिजोरम सीमा पर अवस्थित एक गांव है जो दोनों राज्यों के बीच क्षेत्राधिकार विवाद का एक केंद्र बन गया है। परंपरागत रूप से इसके पूर्वी भाग के मिजोरम में स्थित होने के बावजूद संपूर्ण फूलडुंग साई ग्राम परिषद को त्रिपुरा के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है। त्रिपुरा का सर्वोच्च शिखर बेट लिंग चिप है जो फूलडुंग साई में ही स्थित है और ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। पिनाका। हाल ही में पहली बार निजी क्षेत्र द्वारा पूर्ण रूप से विनिर्मित पिनाका रॉकेट्स का सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिनाका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली है। प्रत्येक पिनाका रॉकेट 40 किलोमीटर की दूरी तक 100 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम है। हैंड सैनिटाइजर में विषाक्त पदार्थ। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US FDA ने हैंड सैनिटाइजर में 1-प्रोपेनॉल की उपस्थिति की घोषणा की है। 1-प्रोपेनॉल एक विषाक्त पदार्थ है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। यदि इसका अंतर्ग्रहण यानी इसको निगल लिया जाए तो ये जीवन के समक्ष जोखिम उत्पन्न कर सकता है। 1-प्रोपेनॉल एक प्राथमिक अल्कोहल है और इसका उपयोग औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, रबिंग अल्कोहल और अन्य रसायनों एवं वाणिज्यिक वस्तुओं सहित विविध उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाशोत्सव मनाया गया। पहला प्रकाश पर्व 1604 ईस्वी में हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब के प्रतिष्ठापन के उपलक्ष्य में मनाया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का सर्वप्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। गुरु गोबिंद सिंह ने 1708 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब को स्थायी सिख गुरु घोषित किया था। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ साहिब में गुरु नानक यानी प्रथम सिख गुरु और 4 उत्तराधिकारियों और बाबा फरीद, रविदास और कबीर जैसे अन्य धार्मिक संतों की वाणियों का समावेशन कर आदि ग्रंथ साहिब का संपादन किया था। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसमें गुरु गोबिंद सिंह जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं और गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु हैं उनकी रचनाएं भी शामिल की गईं। इसके बाद धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। डेथ वैली, संयुक्त राज्य अमेरिका। कैलिफोर्निया के मोज़ेव रेगिस्तान में स्थित डेथ वैली में सर्वाधिक गर्म वायु का तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसे अब तक के सबसे गर्म दिन के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। डेथ वैली समुद्र तट से 282 फीट नीचे अवस्थित है और उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु है। इसके साथ ही आज का अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।